हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 के पार्ट नंबर 6 को। और इस स्पेसिफिक पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं बाकी के सारे वीडियोस, बाकी के टॉपिक्स जो हमने पिछले वीडियो में नहीं कवर किए हैं। तो इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे, इसके पहले पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के जो तीन इंपॉर्टेंट या जो शुरू के तीन टॉपिक थे वो हम देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी अप्रैल 2021 की, वहाँ पर सारे वीडियोज़ आप एक लाइन से एक के बाद एक करके देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का लेसन। और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपका ऑप्शनल पबेड ऑप्शनल है, देन यू कैन रेफर द पबेड पीडिया करंट अफेयर मैगजीन बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप पबेड पीडिया ऑफिशियल फॉर फ्री। ग्रुप भी फ्री है, उसमें पीडीएफ भी आपको फ्रीली जो है सितंबर 2020 का एडिशन मिल जाएगा। बाकी के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 न्यूज में था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है उसने नोटिफाई किया कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो आपको पता है कॉपीराइट क्या है, आपको पता है कंटेंट जो होता है तो वो चीज़ होती है। तो कॉपीराइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है। जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी की, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कॉपीराइट करता है। तो फॉर जो ग्रांट किया जाता है इंडियन लॉ के अंदर, जो क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क होते हैं उनको वर्क ऑफ ऑथरशिप जो होते हैं उनको ये कॉपीराइट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन है, तो विजन आईएएस का इस पर कॉपीराइट है। मींस दे आर द ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये जो कंटेंट क्रिएट किया है, चीज़ों को एनालाइज किया है, सो दैट थिंग इज देयर। तो ये इंडियन लॉ में क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क जो होता है उन्हें ही कॉपीराइट, उनको मतलब कॉपीराइट का यहाँ पे वो ऑनरशिप या ऑथरशिप जो होती है उसकी वजह से मिलता है। यहाँ पे किस किस चीज़ में ऐसा है, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। बिकॉज यूपीएससी के सिलेबस में जो GS3 का सिलेबस है वहाँ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह सिलेबस में यहाँ पर है आपके सिलेबस में। दैट्स वाई इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे लिटरेरी वर्क्स, तो इसको लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले है लिटरेरी वर्क्स। तो लिटरेरी वर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 सेकेंड गाइस, लिटरेरी वर्क्स जो है वो लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लिटरेरी वर्क्स में क्या क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, टेबल्स हो गई, कंपाइलेशंस हो गए जिसमें कंप्यूटर डेटाबेस विच मे बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कोड्स, स्कीम्स और इन एनी अदर फॉर्म इंक्लूडिंग द मशीन रीडेबल मीडियम। तो कोई भी लिटरेरी वर्क्स हो या फिर कोई भी ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क हो, ठीक है, तो आप इसको आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से लिंक कर सकते हो कि वहाँ पे दो तरीके की आर्ट्स होती हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स और ये विजुअल। एक होती है विजुअल वाली, एक मतलब अलग अलग आपकी आर्ट्स होती हैं, परफॉर्मिंग और अलग वाली, ठीक है। एक होती है विजुअल और एक दूसरी होती है, तो ऐसे मतलब अलग अलग है। म्यूज़िक डांस है, ये है, और जो पेंटिंग्स वगैरह है वो अलग तरीके की आर्ट्स है। और परफॉर्मिंग में म्यूज़िक डांस आ जाता है, तो ड्रामा भी उसी में मान लो, तो म्यूज़िक ड्रामा, आर्टिस्टिक वर्क भी है यहाँ पे। प्लस थर्ड है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और जो साउंड रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो ऑडियो वीडियो वाली चीज़ें हो गई। ऊपर नितिन सिंघानिया का ऑडियो वीडियो टाइप का वर्जन हो गया कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और नॉन परफॉर्मिंग जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, और इधर हो गया आपका आर्टिस्टिक वर्क्स। ये याद मैं क्यों करा रहा हूँ, द रीज़न बीइंग के यूपीएससी या मॉक अगर आप दोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि वो पेटेंट लॉ में इन चीज़ों में किस में पेटेंट ले सकते हैं, तो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें पेटेंट वाली होंगी, एक इनमें से कुछ लिख दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिज़ाइनिंग या और चीज़ें जो होती हैं ना, वो चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कॉपीराइट आएगा, इनमें पेटेंट नहीं आएगा, इनमें ट्रेडमार्क नहीं आएगा। ट्रेडमार्क अलग चीज़ है, ट्रेडमार्क अलग चीज़ों में आता है, ठीक है। पेटेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इंडियन पेटेंट लॉ में किस चीज़ में पेटेंट दिया जा सकता है, तो 5-6 पॉइंट दे देगा यूपीएससी या फिर मॉक का जो क्वेश्चन होगा वो। तो आपको उनमें याद रखना है कि लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्ट
आर्टिस्टिक, इसलिए मैंने नितिन सिंघानिया और ऑडियो वीडियो करके आपको याद कराने की कोशिश की है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीज राइट्स इंक्लूडेड द राइट्स ऑफ एडेप्टेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट्स में कुछ राइट्स मिल रहे हैं, राइट्स की बात हो रही है कॉपीराइट्स ओनर को, तो कौन कौन से राइट हैं यहाँ पे? राइट ऑफ एडेप्टेशन है, राइट ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट ऑफ पब्लिकेशन है, राइट टू मेक ट्रांसलेशन है, कम्युनिकेशन टू पब्लिक एक्सेट्रा। यानी देखो ट्रांसलेट करेगा तो वो भी वही कर सकता है जिसके पास कॉपीराइट ओनरशिप है, जो कॉपीराइट ओनर है वो ही उसको ट्रांसलेट कर सकता है, वही उसको पब्लिश कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन जो है आपने डाउनलोड की किसी ने, जैसा अभी केस भी आया था टेलीग्राम में, कुछ लोग वीडियोस वगैरह को पायरेसी वगैरह करके दूसरे लोगों को उसको सेल कर रहे थे। सो पब्लिश करना, सेल करना, रिप्रोडक्शन करना, उसको मान लो किसी ने डाउनलोड किया कुछ और अपने यूट्यूब चैनल पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो डाल दिया, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे, सो दैट इज कॉपीराइट के अगेंस्ट, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो गया है, राइट ऑफ रिप्रोडक्शन वायलेट हो गया है। एडेप्टेशन है, पब्लिकेशन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इवन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम में ट्रांसलेट नहीं कर सकते इंडिया में, ये तो कॉपीराइट की तो और बड़ी चीज़ है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप, मैं जस्ट लिंकिंग के लिए कुछ इधर उधर की चीज़ बोल देता हूँ ताकि आपकी जो मेमोरी है उसमें चीज़ें याद रहे। ओके, नाउ कॉपीराइट रिजीम इन इंडिया द कॉपीराइट रिजीम जो है वो कॉपीराइट एक्ट 1957 के द्वारा गवर्न होता है, और क्योंकि एक्ट है, एक्ट के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, तो कॉपीराइट रूल्स 2013 भी यहाँ पे है 2013, तो 1957 का ये लॉ है, और जो रूल्स हैं 2013 जो लास्ट अमेंड हुए थे 2016 में, ये भी आपको याद रखना है इन सो फार एज द अमेंडमेंट ऑफ रूल्स आर कंसर्न। इसके अलावा इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है ट्रीटीज़ के लिए, इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं, तो कॉपीराइट एक बड़ा इशू है और बड़ा एक मतलब एक लोकल लेवल, लोकल कोई बात नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज़ आर ऑल्सो देयर, तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए बर्न कन्वेंशन 1886 में आई थी ये, ठीक है। अब आप देख लो 1886 की बात हो रही है, जब इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, एक साल फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई होगी, उस टाइम पे यहाँ पे बर्न कन्वेंशन में कॉपीराइट की बात हो रही थी, समझ रहे हो। यहाँ पे हम लोग बस आज़ादी की शुरुआत ही कर रहे थे कि चलो कांग्रेस है, कुछ बना देते हैं, एओयू ने कांग्रेस बना दी 1885 में। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो बर्न कन्वेंशन यहाँ पे आज़ादी की बर्निंग, मतलब बर्निंग एक हमारे अंदर एक मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको आज़ादी दिलाने की एक अंदर से आग लगी हुई थी, बर्न हो रहे थे वो लोग के आज़ादी दिलानी, और यहाँ बर्न कन्वेंशन हो रही थी 1886 में। याद रखना है इसको, मैचिंग वगैरह में कहीं पे भी आ सकता है। तो इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। हमने ऊपर देखा था लिटरेरी वर्क्स देखा था, फिर आर्टिस्टिक के साथ हमने क्या क्या देखा था, ड्रामेटिक और म्यूजिक वगैरह, ठीक है। तो ये आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स के प्रमोशन के लिए था, ठीक है। सिनेमेटोग्राफिक यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट करके प्रोविजन को याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अंडर विच इंडियन कॉपीराइट लॉज अप्लाइज टू एनीथिंग पब्लिश्ड इन और परफॉर्म इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज ओरिजिनली क्रिएटेड। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन होगा अंडर विच इंडियन कॉपीराइट लॉज अप्लाइज टू एनीथिंग पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड इन इंडिया। तो इंडियन कॉपीराइट लॉज जो है हर किसी पे यहाँ पे अप्लाई होंगे रिगार्डलेस ऑफ कि कहाँ पे ओरिजिनली क्रिएट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी वो वाला तो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते ही हो, लेकिन यहाँ यूसीसी दूसरा है, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिवर्सल है और ये कॉपीराइट है, सिविल कोड नहीं है, कॉपीराइट कन्वेंशन। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है ओरिजिनल लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क को। साइंटिफिक वर्क थोड़ा अलग कीवर्ड है, याद रखना इन चीज़ों को। अब साइंटिफिक वर्क अगर आ जाए कि इंडिया का जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, तो वहाँ अगर साइंटिफिक वर्क लिखा होगा तो वो चीज़ एक्सप्लिसिटली नहीं है। तो ये सब प्रीलिम्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होती हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द यूसीसी द कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज हैव टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ मिनिमम राइट्स टू द राइटफुल ओनर्स। तो ऊपर क्या था कि एप्लीकेशन की बात थी, बर्न कन्वेंशन इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, कि लॉज जो है वो अप्लाई होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनली कहाँ पे क्रिएट हुआ उस चीज़ को, रिगार्डलेस ऑफ दैट थिंग। तो कोई भी चीज़ होगी इंडिया में पब्लिश, अगर इंडिया में चल रहा है तो कॉपीराइट लॉज अप्लाई होंगे, दैट इज बर्न कन्वेंशन विद रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशन। लेकिन यूनिफॉर्म कॉपीराइट कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, इट टॉक्स अबाउट
इट डज नॉट टॉक अबाउट एप्लीकेशन, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली बात कर रहा है राइट्स की, ठीक है। ये कह रहा है कि जो भी पार्टीज हैं हैव टू प्रोवाइड मिनिमम कुछ राइट्स होने चाहिए, जैसे मिनिमम कुछ इनकम होती है, जैसे इन बहुत सारी चीज़ें मिनिमम कुछ होती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी मिनिमम वाली बात हो रही है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसके अलावा ट्रेड रिलेटेड ये ट्रिप्स एग्रीमेंट तो आपको पता ही होगा कि WTO के अंदर एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो है 1995 में यहाँ पे अंडर द WTO 1995 ये आया था एक प्रोविजन ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट आर द मोस्ट एक्सटेंसिव और रिगोरस इन नेचर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ IPR इंक्लूडिंग कॉपीराइट एंड अदर रिलेटेड राइट्स। कॉपीराइट तो है ही, प्लस जो पेटेंट ट्रेडमार्क सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। सबसे ज्यादा रिगोरस और रिगरस और सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव भी है। फिर है वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी। वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइपो वही है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ये चीजें सब पता होनी चाहिए बैकग्राउंड में। तो वाइपो की जो कॉपीराइट ट्रीटी है 2002 की, ये 1995 की बात हो रही थी, उसके पहले UCC में राइट्स की बात हो रही थी और बर्न कन्वेंशन में एप्लीकेशन की बात हो रही जो 1886 में आया था। वाइपो कन्वेंशन 2002 ये स्पेशल एग्रीमेंट था। बर्न कन्वेंशन के अंदर ही एक ट्रीटी आई थी और अडॉप्ट की थी 96 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने। इसमें प्रोविजन किया था कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट्स कंटेनिंग देयरिन इन द डिजिटल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वाइपो वाला जो वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी है 2002 की, वो बर्न कन्वेंशन के अंदर है और डिजिटल एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मल कॉपीराइट का जमाना तो आजकल बुक्स वगैरह तो कोई नहीं मतलब आजकल क्या है PDF वगैरह, डिजिटल मीडिया एक्सेट्राज, ठीक है। तो डिजिटल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में टू एड्रेस द ऑन डिमांड एंड अदर इंटरैक्टिव मोड ऑफ एक्सेस, डिजिटल एनवायरनमेंट का कॉन्टेक्स्ट में उसको अपडेट किया गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वाइपो जो है वो क्या पब्लिश करती है, सबसे पॉपुलर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी अगर कॉपीराइट में इनोवेशन कहाँ आता है, जब डिजिटल एनवायरनमेंट की बात आती है, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ लिंक करके याद रख सकते हो सर एंड मैम। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वाइपो का एक और परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी WPPT 2002 का ये भी है, ये भी 2002 का था। तो वाइपो के दोनों 2002 के हैं। ये डील करता है 2 काइंड ऑफ बेनिफिशियरीज से, पर्टिकुलरली इन डिजिटल एनवायरनमेंट। 2 टाइम यहाँ पे भी डिजिटल एनवायरनमेंट की बात है, लेकिन बेनिफिशियरीज की बात है 2 तरीके की, परफॉर्मर्स और दूसरे फोनोग्राम्स, ठीक है। परफॉर्मर्स यानी एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा जो परफॉर्म कर रहे हैं, और फोनोग्राम्स यानी जो साउंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह है। तो इन चीज़ों की बात करता है। तो ट्रीटी एम्पावर करती है राइट ओनर्स को टू रिकॉग्नाइज देयर मोरल राइट्स। तो यहाँ ऊपर एक जेनरिक वे में बात करी गई थी 2002 में। जो वाइपो का ऊपर जो कॉपीराइट ट्रीटी है वो एक जेनरिक है कि डिजिटल एनवायरनमेंट, लेकिन दूसरा वाला उसको एक्सटेंसिवली बता रहा है कि डिजिटल एनवायरनमेंट में 2 तरीके के बेनिफिशियरीज, दैट इज फोनोग्राम्स और परफॉर्मर्स। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है और ये 5 चीज़ें, बर्न कन्वेंशन याद रखनी है, UCC याद रखना है, फिर ट्रिप्स पे आ जाना है, फिर वाइपो के 2 कन्वेंशन पे आ जाना है। इसके अलावा इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है रोम कन्वेंशन के। रोम कन्वेंशन में रोम कन्वेंशन जो है वो सिक्योर करती है प्रोटेक्शन इन द परफॉर्मेंसेस फॉर द परफॉर्मर्स, इन फोनोग्राम्स फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड इन ब्रॉडकास्ट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को दिया गया है। परफॉर्मर्स को परफॉर्मेंस में प्रोटेक्शन दिया गया है, फोनोग्राफर्स को, फोनोग्राम्स को, प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स को फोनोग्राम्स में प्रोटेक्शन दिया गया है, प्लस ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को ब्रॉडकास्टिंग में प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर द रोम कन्वेंशन। तो रोम कन्वेंशन की यहाँ पे बात है और यहाँ इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू रोम कन्वेंशन। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस स्पेसिफिक रोम कन्वेंशन, ठीक है। ये भी एक कन्वेंशन है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे और क्या है कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो जो मैंने बताया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कन्वेंशन जॉइंटली विद ILO और यूनेस्को के साथ। ये जो रोम कन्वेंशन है इसको अप्लाई, इसको बेसिकली एडमिनिस्टर और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वाइपो को अलॉन्ग विद, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे करती है, ये उसको फुलफिल करती है कन्वेंशन को जॉइंटली विद ILO एंड यूनेस्को। इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटी, तो सबसे सेंटर में भी है रोम कन्वेंशन, ठीक है। या ये चीज़ें लिखी हुई, सबसे पहले बर्न कन्वेंशन थी, फिर UCC, फिर रोम कन्वेंशन, फिर ट्रिप्स और फिर लास्ट में वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी और वाइपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी, ठीक है। तो 5 चीज़ें जो हमने यहाँ देखी थी
उन्हीं 5 चीज़ों की यहाँ पे बात जो है वो एक एक करके हमने कर ली। आई होप यू आर गेटिंग दिस स्पेसिफिक पॉइंट, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। इसके अलावा इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स जो आए हैं वो क्या करेंगे, ब्रिंग करेंगे पैरिटी लेकर आएंगे रूल्स में जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस हैं, और इनेबल करेंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में चीज़ें हो रही हैं, प्राइमरी मीन ऑफ कम्युनिकेशन वर्किंग इन द कॉपीराइट इशू, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्किंग इन द कॉपीराइट ऑफिस। तो जो भी डिजिटल एस्पेक्ट है उस चीज़ को कवर करने के लिए। तो प्रोविज़न में क्या है, अब प्रोविज़न की बैकग्राउंड पढ़ लिया, इंटरनेशनल बैकग्राउंड पढ़ लिया, नेशनल बैकग्राउंड पढ़ लिया, बाकी सारी चीज़ें देख ली। प्रोविज़न स्पेसिफिकली क्या बात कर रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट अभी हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। सो यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूड्स न्यू प्रोविजन that eliminates the mandatory requirement of publication in the ऑफिशियल गैजेट। तो यहाँ पे एक न्यू प्रोविज़न है, तो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट्स, ऑफिशियल गैजेट में जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी उसको पब्लिकेशन को मेंटेन करने की, उसको ऐड करने की, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। एलिमिनेट्स द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो ऑफिशियल गैजेट में उसको वहाँ पे मतलब कह सकते हो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी पब्लिकेशन की, उसको हटा दिया गया है कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे बजट होता है, तो बजट वगैरह में क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट पढ़ते हो आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली स्टेज जो होती है वो पहली स्पीच, मतलब थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, स्पीच देते हैं, प्लस वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने तक की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, उसको वहाँ पे हटा दिया गया है इस चीज़ में। इसके अलावा रॉयल्टी मैनेजमेंट तो एनकरेज कर रहा है, इट एम्स टू एनकरेज द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोविजन टू डील विद द अनडिस्टर्ब्ड रॉयल्टी अमाउंट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रेसेबल पेमेंट मेथड फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ये चीज़ लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा, ये टू डील विद द अनडिस्टर्ब्ड रॉयल्टी अमाउंट, जो भी रॉयल्टी अमाउंट वगैरह थी, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रेसेबल पेमेंट मेथड फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टीज। तो जो भी रॉयल्टी वगैरह जो भी दी जाती है, मतलब किसी का कॉपीराइट अगर यूज हो रहा है या वगैरह वगैरह, तो रॉयल्टी वगैरह वहाँ पे रॉयल्टी का प्रोविज़न होता है। तो उस रॉयल्टी को वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, क्योंकि रॉयल्टी मतलब पैसा, तो पैसा को ट्रांसपेरेंट, पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेसेबल पेमेंट सिस्टम बनाओगे, है ना, मेथड्स का यूज़ करोगे कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टी में। अगर पैसा इधर से उधर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, तो अगर उसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेसेबल बना दें, जो हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड में हमने क्या किया था, उसको ट्रेसेबल, उसको ऐसा बना दिया था, उसमें केवाईसी रिक्वायरमेंट थी। तो अगर वैसा कुछ कर देंगे तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह आ जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग। तो रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स, सो द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स हैव बीन रिड्यूस्ड। तो पहले जो रिक्वायरमेंट थी कंप्लायंस, देखो कंप्लायंस जितना ज़्यादा होगा उतना दिक्कत आएगी, क्योंकि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स काम करती है। जो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ टाइम पहले, पिछले 2018-19 का था आई गेस, तो एक इकोनॉमिक सर्वे ने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर एक पूरा चैप्टर दिया था। उसमें यही था कि कंप्लायंस वगैरह और ये सब चीज़ों में लोगों की बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बहुत काम करती है, ठीक है। जो बायसेस होते हैं उसमें अलग अलग कन्फर्मेटरी बायस, डिफॉल्ट बायस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही है कि अगर सॉफ्टवेयर वर्क होगा तो वो मतलब कंप्लायंस जो है उसको यहाँ पे कम किया गया है। एंड एप्लीकेंट्स कैन फाइल द फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 पेजेस ऑफ द सोर्स कोड और द एंटायर सोर्स कोड इफ लेस देन 20 पेजेस विद नो ब्लॉक्ड आउट और दिस रिडेक्टेड पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है कंप्लायंस को, और जो एप्लीकेंट है वो फाइल कर सकता है पहले शुरू के 10 पेजेस, लास्ट के 10 पेजेस, किसके पेजेस की बात कर रहे हैं, सोर्स कोड की, जो सोर्स कोड होता है, और द एंटायर सोर्स कोड ऑफ लेस देन 20 पेजेस। अब 20 पेजेस का ही है तो पूरा कर दो, क्योंकि 10 शुरू के बाद के 10, तो ऐसा तो अगर 20 से कम होगा तो ये चीज़ प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, तो सारे कर दो। विद नो ब्लॉक्ड आउट ऑफ
रिडेक्टेड पोर्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया कि अगर मान लो 1500 2000 पेजेस में शुरू के 10 बाद के 10, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, कॉपीराइट सोसाइटीज विल बी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप एंड मेक पब्लिक एन अकाउंट ट्रांसपेरेंट। जो एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिक करने की जरूरत है फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी इन वर्किंग ऑफ कॉपीराइट सोसाइटीज। जो कॉपीराइट सोसाइटीज हैं उनकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उनसे कहा गया है कि आप एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में रखें एवरी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और अमेंडमेंट जो है उसने हार्मोनाइज किया है कॉपीराइट रूल्स को विद द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017, जहां पे क्या हुआ था कि कॉपीराइट बोर्ड हैज बीन मर्ज्ड विद एपिलेट बोर्ड। कॉपीराइट बोर्ड को एपिलेट बोर्ड से मर्ज कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2017 में, ठीक है। इसके अलावा कॉपीराइट बोर्ड को देखो एपिलेट बोर्ड से मर्ज कर दिया गया। उसके बाद न्यू रूल्स रिप्लेस कर रहे हैं पावर इन फेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड फ्रॉम द कॉपीराइट बोर्ड, बट ड्यू टू न्यूली नोटिफाइड ट्राइब्यूनल। अभी जो नए बिल्कुल रूल्स आए हैं 2021 वाले, दैट हैज मतलब इसी में अप्रैल मई मंथ में ही आए थे, अप्रैल में ही आए हैं ऑब्वियसली। तो इसने एबॉलिश कर दिया इवन आईपीएबी। तो अब जो पावर है ऑब्वियसली घूम के कहाँ पहुंच गई है, हाई कोर्ट पर। समझ रहे हो? इस चीज़ को दोबारा समझने की कोशिश करो कि फाइनेंस एक्ट 2017 ने क्या किया कि जो आपका कॉपीराइट बोर्ड है उसको मर्ज कर दिया एपिलेट बोर्ड से। एपिलेट बोर्ड का मतलब आईपीएबी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड, ये उसने कर दिया कि ठीक है कॉपीराइट बोर्ड जो है आईपीएबी में मर्ज कर दिया। लेकिन अभी जो नए रूल्स आए हैं विद रिस्पेक्ट टू आपके ट्राइब्यूनल रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन, जहाँ पे जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको यहाँ पे एबॉलिश वगैरह किया गया है। तो आईपीएबी जो जहाँ अभी हमने देखा था कॉपीराइट बोर्ड को इसमें मर्ज कर दिया आईपीएबी को, लेकिन यहाँ आईपीएबी एबॉलिश ही हो गया। तो ओवरऑल इन दोनों प्रोविजन की वजह से फाइनेंस एक्ट 2017 और ये जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स वाला रूल है या ऑर्डिनेंस है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि हाई कोर्ट के पास यहाँ पे अब क्या होगी, एक्चुअली जो है वो पावर पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके अलावा टाइम लिमिट भी यहाँ पे रखी हुई है और 180 दिन जो है इज एक्सटेंडेड टू 180 डेज, ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू कॉपीराइट एक्ट का जो नए रूल्स हैं कि पब्लिकेशन वाली रिक्वायरमेंट। देखो अगर ऊपर की तरफ बात करोगे तो अगर मैं जनरल वे में याद कराने की कोशिश करूं, पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, यहाँ पे कह सकते हो कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको एलिमिनेट करके चीजें सरल बनाई जा रही हैं, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ कोट, कॉम्प्लेक्सिटी ब्रीड करप्शन। जितनी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी करप्शन ब्रीड होगा। जैसे टैक्स अगर इजी वे में नहीं भर पा रहे हो तो ऑब्वियसली टैक्स इवेड कर दोगे कि यार कौन जाएगा, कौन इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं 2 घंटे टैक्स वाली उसमें प्रोसेस में बिजी रहूंगा उतनी देर में मैं कितना मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो दैट थिंग विल कम इनटू पिक्चर। तो इस वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से करप्शन होता है एंड दैट्स वाई सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश हर जगह हो रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सारी चीजें इसीलिए हेल्पफुल होती हैं। सेकेंड ARC वगैरह में भी ये चीजें हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट वाली बात है। अगर ये वाला पॉइंट भी देखोगे एनुअल ट्रांसपेरेंसी, तो ये भी करप्शन, ये भी मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कर रहा है। और रजिस्ट्रेशन जो सॉफ्टवेयर वर्क्स वाला है इसको भी इजी किया गया, इसको भी यहाँ पे रिड्यूस किया गया। तो ये भी सिंप्लिसिटी की तरफ कदम है। तो 2 कदम हो गए सिंप्लिसिटी की तरफ, 1 कदम हो गया स्वच्छता की ओर, है ना। और यहाँ पे रॉयल्टी मैनेजमेंट जो है इसको पैसे से रिलेटेड एक चीज हो गई कि ये 2 कदम हो गए ट्रांसपेरेंसी के। आपका एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ये हो गया ट्रांसपेरेंसी के लिए, कॉपीराइट बोर्ड की कॉपीराइट सोसाइटी की ट्रांसपेरेंसी के लिए, और रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट में ये हो गया ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो 2 कदम, एक यहाँ स्वच्छता की बात नहीं करेंगे अभी, यहाँ बात करेंगे पॉइंट्स की। तो 2 कदम हो गए आपके मतलब आपके हो गए सिंप्लिसिटी की तरफ कि ये एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे ये वाला प्रोविजन कम कर दिया, यानी इजी कर दी चीज़ें। और 2 हो गए ट्रांसपेरेंसी की तरफ, चाहे वो रॉयल्टी वाली बात हो या फिर आपकी कॉपीराइट की बात हो। बाकी फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के पॉइंट्स का एक क्रक्स था एंड टाइम लिमिट। आई होप यू आर गेटिंग। इस तरीके से ईजी वे में आपको चीज़ें याद भी हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस यही है कि लॉस तो बहुत हैं, लेकिन ऑनलाइन उसका क्या बोलते हैं, जो ये सारी चीज़ें पायरेसी और जो है वो होती है उसमें मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है
वो यहाँ पे नहीं है उतना अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वगैरह होता रहता है। इसके अलावा रिप्रोड्यूसिंग वर्क इन द डिजिटल डोमेन, तो डिजिटल डोमेन में चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं अभी। और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट यूज़, तो ये चीज़ भी आ जाती है कि कॉपीराइट एक्ट जो है उसमें डिस्टिंक्शन है रिप्रोडक्शन ऑफ पब्लिक यूज़ प्राइवेट यूज़, है ना। कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट यूज़ आप कर सकते हो, है ना, चीज़ें जैसे आप देखते हो, अगर कुछ आप कोई मतलब मान लो कुछ भी आपने देखा तो प्राइवेट यूज़ तो आप कर सकते हो और पब्लिक यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि पब्लिक प्राइवेट में डिस्टिंग्विश करना बहुत कठिन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, कि पब्लिक यूज़ के लिए क्या है और प्राइवेट यूज़ के लिए क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई अगर मूवी चल रही है ना, मूवी मान लो आप मूवी एक कोई लेके आए डीवीडी या कैसेट या कुछ भी पेन ड्राइव में मूवी वगैरह या जो भी है, ठीक है, आप कुछ परचेज करके लाए, तो अगर आपने उसको एक मतलब नॉर्मल अगर आप घर में देख रहे हो तो प्राइवेट यूज़ है, लेकिन आपके घर में ही इतना बड़ा घर है कि मतलब उसमें हज़ारों 2000 लोग बैठ जा रहे हैं, तो वो पब्लिक यूज़ हो गया, लेकिन वो क्योंकि घर है तो प्राइवेट यूज़ कहेंगे, है ना। तो ऐसा मतलब आप समझ सकते हो कि वो चीज़ है। इसके अलावा इशूज़ इन एनफोर्सिंग लाइबिलिटी, तो मेजर इशू क्या है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ओवर द इंटरनेट इज लाइबिलिटी एज टू इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन वेयर द लाइबिलिटी लाइज, लाइबिलिटी ही नहीं पता चलती कि कहाँ पे लाई कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल केरला में 2012 में एंटी पायरेसी सेल बनाई गई थी और उसने आईपी एड्रेस ट्रेस करते हुए हज़ारों 1000 पीपल जो हैं वो यहाँ पे उनको वो यहाँ पे फंस गए उसमें, मतलब उनके ऊपर मतलब आया कि हाँ इन लोगों ने किया है इन्फ्रिंजमेंट, हुवर इन्वॉल्व इन इलीगल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ मूवी, ठीक है। अब ये चीज़ हो जाती है कि मान लो कि ठीक है अपलोड हुआ मूवी और फिर डाउनलोड कर लिया हज़ारों लोगों ने, ठीक है, तो सारे के सारे उसमें कॉपीराइट में आ गए कि हाँ ठीक है इन्होंने कॉपीराइट वायलेशन किया है, इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन किया है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा उसमें चीज़ें हो जाती हैं कि लाइबिलिटी नहीं पता चलती कि एक्चुअल में लायबल कौन है, ठीक है, दोषी कौन, अपराधी कौन, तो वो नहीं पता चलता। इसके अलावा लैक ऑफ लेजिस्लेटिव हार्मोनी, सो दिस इज ऑल्सो देयर इज अ लैक ऑफ हार्मोनी बिटवीन द स्टेट IPR लॉज अबाउट द दिस थिंग, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव हार्मोनी नहीं है और लीगल अप्रोच हार्मोनाइजेशन नहीं है, तो हार्मोनाइजेशन लेके आओ, लीगल अप्रोच लेके आओ, प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देन वी हैव द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में नक्सल वायलेंस न्यूज़ में था, in an encounter between the central paramilitary forces and Maoists in the Chhattisgarh Sukma 22 personnel died. Naxalism क्या होता है? It is a form of armed insurgency against the state. देखो नक्सलिज्म सिंपल है कि armed insurgency है against the state, और जो यहाँ पे मोटिवेशन या आइडियोलॉजी होती है वो होती है आपकी लेफ्टिस्ट माओइस्ट आइडियोलॉजी, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइज्म भी बोलते हैं। तो इंसर्जेंसी है, आर्म्ड इंसर्जेंसी है, अगेंस्ट द स्टेट है, ये सारी चीज़ें हैं। नक्सल इंसर्जेंसी इन इंडिया ऑरिजिनेट हुई थी 1967 में नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एंड दे आर द ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिलीव इन द पॉलिटिकल थियरी, जो मार्क्स के आइडियाज़ हैं, जो माओ के आइडियाज़ हैं, चाइनीज़ पॉलिटिकल लीडर माओ जेडोंग, ठीक है, उनके आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। और नक्सलाइट्स क्लेम्स टू रिप्रेजेंट द मोस्ट ऑप्रेस्ड पीपल, तो बेसिकली वो ऑप्रेस्ड पीपल होने का क्लेम करते हैं और अनटच्ड छोड़ दिए हैं, जिनका कोई डेवलपमेंट नहीं है, जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में उन्हें वोट नहीं करने को मिलता है। तो ओवरऑल उनका जो है वो सप्रेस्ड या ऑप्रेस्ड पीपल होते हैं सोसाइटी में, और वो ऐसा क्लेम करते हैं। प्लस कन्फ्लिक्ट इज कंसंट्रेटेड जो है, अगर ओवरऑल अगर देखोगे तो कन्फ्लिक्ट जो है वो ईस्टर्न की साइड, ईस्टर्न जो पार्ट है कंट्री का वहाँ पे है, इसलिए रेड कॉरिडोर जो है उसको बोला जाता है, उसको बेसिकली रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एरिया है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। तो अगर आप मैप में नज़र डालोगे तो ये पूरा जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया आप यहाँ पे ये रेड और ये पूरा देख रहे हो, ये रेड कॉरिडोर पूरा है। और अभी अगर देखा जाए तो चीज़ें कम हो रही हैं, अगर यहाँ पे पूरा इस मैप पर नज़र डालोगे तो रेड कॉरिडोर श्रिंक कर रहा है। अगर आप देखोगे ये रेड कॉरिडोर, पहले ये पूरा रेड कॉरिडोर था ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, लेकिन अभी अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सही होती हुई नज़र आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एडेड टू द
ये जो ग्रीन कलर की हैं ये उसमें ऐड हुई हैं रिसेंटली, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में, तो ये एडिड हुई हैं रिसेंटली। और सम डिस्ट्रिक्ट रिमूव, और अगर ये कलर देखोगे, ये जो वॉयलेट कलर है, ये जो जितना कलर दिख रहा है ये वो स्टेट, ये उन चीज़ों को दिखा रहा है जो रिमूव हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड एरिया से। तो उड़ीसा में देखो कितनी सारी, बिहार में देखो, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, तो ये बहुत सारी जो है स्टेट यहाँ से निकल गई हैं बाहर, कुछ ऐड भी हुई हैं। और 30 मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड कलर में आपको शो हो रही हैं और क्लस्टर्स में दिख रही हैं आपको। ऐसा नहीं है जैसे अगर जो आई हैं और जो गई हैं उनका कलर आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन रेड वाली आपको क्लस्टर में दिख रही हैं और ये सारे रीज़न हैं। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो आप इनकी इस लिस्ट को थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पोस्टिंग होना थोड़ा सा आपको ज़्यादा मौका देगा अच्छे काम करने का, ठीक है, तो उस एंगल से देखना चाहिए। नाउ द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बाई सेंटर एंड अफेक्टेड स्टेट जो हैं वो भी यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बाई द सेंटर एंड अफेक्टेड स्टेट्स हैव हेल्प टू ब्रिंग डाउन द माओइस्ट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, जो है उसको कम करने में हेल्प हुई है। प्लस कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, नेशनल लॉकडाउन, तो उनको रिसोर्सेज मिलना भी यहाँ पे कट हुए हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक सिल्वर लाइनिंग है व्हेन इट कम्स टू कोविड-19। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो 47% कम हुए हैं बिटवीन 2015 से लेकर 2020 तक, बिकॉज ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वगैरह। वो हमारा अलग अलग कंट्री से भी रहता है, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ भी वो चलता रहता है इंटरेक्शन करके, कि मतलब उनके साथ कोलैबोरेट करके भी हम इन चीज़ों को उन चीज़ों को इनसे लड़ते हैं, इन एलिमेंट से, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटली 90 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 11 स्टेट्स इन द कंट्री आर कंसिडर्ड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड, ठीक है। तो 90 डिस्ट्रिक्ट अभी हैं, ये फैक्ट याद रखना यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में, इंट्रोडक्शन वगैरह में लिखने के लिए, ठीक है। 90 डिस्ट्रिक्ट 11 स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ झारखंड कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर 69.10% इंसिडेंट्स इन द नक्सल वायलेंस अक्रॉस द कंट्री। तो छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। इसके अलावा कॉजेज़ क्या हैं, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म फैक्टर, क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे वो लैंड सीलिंग लॉज इवेड हुए हैं यहाँ पे, मतलब जो आज़ादी के बाद जो भी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे, जो भी आपने पढ़ा हुआ है आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, जैसे आपका लैंड सीलिंग हो गया, इसके अलावा आपका लैंड टेन्योर्स, मतलब जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसके अलावा जो भी टाइटल, लैक ऑफ टाइटल टू पब्लिक लैंड कल्टिवेटेड बाय द लैंडलेस पुअर, तो और पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पीपल को मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते इन द 5th शेड्यूल एरिया, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो ऐसे ओवरऑल लैंड रिलेटेड फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, चाहे वो ट्रांसफर वाला हो या फिर जो टाइटल टू द पब्लिक लैंड कल्टिवेटेड बाय द लैंडलेस पुअर, तो उसको टाइटल नहीं दिया जाता, वो चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा क्या है, जो ट्रेडिशनल लैंड राइट्स हैं उनका नॉन रेगुलराइजेशन इज ऑल्सो देयर, सो लैंड रिलेटेड इश्यूज आर देयर। और ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है इवन नॉर्मल सोसाइटी में भी और ट्राइबल सोसाइटी में तो और ज़्यादा, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी बहुत ज़्यादा नेचर से रिलेटेड होती है और ज़मीन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि ज़मीन है तो फिर मतलब इंडिपेंडेंस है। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा गवर्नेंस रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। गवर्नेंस रिलेटेड फैक्टर, करप्शन जो होता है, पुअर प्रोविजन, नॉन प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विस, या तो पुअर प्रोविजन है या प्रोविजन है ही नहीं। इसके अलावा इल ट्रेंड पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सनल, ठीक है, जो पब्लिक पर्सनल होते हैं वो पुअरली ट्रेंड होते हैं, इनकॉम्पिटेंसी होती है उनके अंदर। और पावर ऑफ पुलिस और वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ लॉ, ये सब पुलिस की पावर का मिसयूज वगैरह भी होता है। इसके अलावा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है और अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी सही से काम नहीं करते हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में परवर्जन है। और 2006 का जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स, वो इनेक्ट तो हुआ, लेकिन फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ पे हॉस्टिलिटी कंटिन्यूड इट्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, तो ओवरऑल गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आर देयर। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स्ड एविक्शन, तो कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क होता है, एविक्शन होता है, वहाँ पे लैंड ट्रेडिशनली यूज्ड बाई ट्राइबल की लैंड से उनको हटा
दिया जाता है, तो वो चीज़ है। और माइनिंग हो रहा है, इरीगेशन हो रहा है, पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो उनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, रिहेबिलिटेशन वगैरह फिर ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये सारी चीज़ें हैं। और एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन होता है बिकॉज ऑफ पब्लिक पर्पस, तो उससे भी लोग जो है वो परेशान होते हैं। और कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन नहीं दिया जाता, तो वो एक गवर्नेंस इशू भी है, और उस वजह से ओवरऑल दिक्कत आती है। इसके अलावा लाइवलीहुड रिलेटेड कॉजेस क्या हैं, तो लाइवलीहुड क्योंकि फूड सिक्योरिटी की दिक्कत है, ट्रेडिशनल क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी उनके खत्म हो रहे हैं, ऑल्टरनेटिव वर्क नहीं है, और लास्ट में डेप्रीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पर राइट्स थे वो भी खत्म हो रहे हैं। तो ओवरऑल इस वजह से लाइवलीहुड नहीं है, और लाइवलीहुड नहीं है तो फिर लाइफ पर भी थ्रेट आएगा ऑब्वियसली, तो इंसान परेशान होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टेट, तो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या क्या हैं। सबसे पहले नेशनल पॉलिसी अलग अलग आते रहते हैं। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे MHA जो है वो इन चीज़ों में डील करती है। तो उनकी जो बेसिकली MHA जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो सप्लीमेंट मतलब यहाँ पे हेल्प करती हैं सिक्योरिटी एफर्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। डायरेक्टली तो नहीं अपने अंडर में सब चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन एक सपोर्ट देने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेड बाय MHA सिंस 2015, तो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 से इम्प्लीमेंट हो रहा है इन एरियाज़ में, तो ये चीज़ है एक पहला पॉइंट। इसके अलावा मेजर सब स्कीम अंडर स्कीम मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज जो स्कीम है जहाँ पे फंड वगैरह होता है, और ये जो पुलिस फोर्सेज इनको मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है फ्रॉम 2017 टू 2021, तो यहाँ पे अलग अलग हैं। जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फंड का यूज़ करके, एक्सपेंडिचर का यूज़ करके स्ट्रेंथन की जाएगी कैपेसिटी ऑफ द लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट्स, ठीक है। तो जो भी लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट है उनमें फंडिंग का यूज़ करके, एक्सपेंडिचर का यूज़ करके सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है। इसके अलावा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भी दिया जाता है इन 30 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को। हमने देखा 90 टोटल हैं, तो उनमें से जो 30 मोस्ट अफेक्टेड हैं उनको यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंस, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है वो है यहाँ पे 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन इन लेफ्ट विंग अफेक्टेड, तो जो भी पुलिस स्टेशन है उनको फोर्टिफाइड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्योंकि वहाँ पर भी अटैक वगैरह कर देते हैं ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले लोग, जो ये इंसर्जेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो ये लोग उन चीज़ों, क्योंकि पुलिस स्टेशन क्या है, अथॉरिटी का एक एग्जाम्पल है ना। सो उस पर अटैक करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मंदिरों में अटैक हो जाते थे, सोमनाथ मंदिर, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सो क्योंकि वो एक सिंबल था अथॉरिटी का, ठीक है, पावर का सिंबल था, या स्टेट का एक सिंबल होता है, ठीक है, कि हाँ स्टेट है ये, तो ऐसे ही स्टेट का सिंबल ही है, तो यहाँ पर लोग अटैक करते तो दैट थिंग इज देयर। तो यहाँ पे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, तो देख रहे हो कितना सारा स्पेशल है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जा रहा है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम दी जा रही है। इसके अलावा असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर द लेफ्ट विंग, जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं तो उनको भी यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाता है फॉर द लेफ्ट विंग मैनेजमेंट, ठीक है। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको असिस्टेंस उनको भी दिया जाता है, जो आपकी अलग अलग सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो भी आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा सिविल एविएशन प्रोग्राम भी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज और लोकल पीपल के बीच में जो इंटरेक्शन हो उसकी वजह से सिविल एक्शन प्लान, सिविक एक्शन प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंटरेक्शन होगा सिविक, क्योंकि वहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोकल पीपल हैं उनके, क्योंकि अल्टीमेटली उनके ही बीच से लोग आ रहे हैं और अल्टीमेटली वो लोग सपोर्ट करते हैं उनका, और अल्टीमेटली वो लोग उन्हें रोक भी सकते हैं। सो पीपल जो है वहाँ के लोकल जो नीड्स हैं, लोकल इंटरेस्ट हैं, लोकल कंसर्न्स हैं, उसको ध्यान में रखे बिना हम चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द थिंग, दिस इज द रियलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट मीडिया प्लान स्कीम इज ऑल्सो देयर टू काउंटर द माओइस्ट प्रोपोगेंडा, जो भी प्रोपोगेंडा है उसके लिए मीडिया प्लान थिंग इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट थी आपकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस के अंडर, ठीक है, ये जो इतनी भी स्कीम्स थी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव,
तभी आपने देखा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स में जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की थी, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स की, उसमें भी हमने सिर्फ पुलिस स्टेशन की बात की थी। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम रोड रिक्वायरमेंट प्लान की बात कर रहे हैं 1 और 2। ये क्या किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसको इंप्लीमेंट कर रही है कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, रोड रिक्वायरमेंट। इसके अलावा मोबाइल टावर प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का जो पैसा है उसको यूज करके मोबाइल कनेक्टिविटी को यहाँ पे इंप्रूव किया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स तब काम आते हैं जब मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी और वो सारे पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इस पॉइंट को। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO जो है असिस्ट करती है सिक्योरिटी फोर्सेस को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बाय प्रोवाइडिंग अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है। तो NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी हेल्प करती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की स्कीम चल रही है, जैसे रोशनी स्कीम स्पेशल इनिशिएटिव है अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना विच इज एनविसेक ट्रेडिशन एंड प्लेसमेंट फॉर द रूरल पुअर यूथ फ्रॉम द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा ITIs एंड स्किल ITIs और ITI जो आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। रोशनी वाली स्पेशल स्कीम है जो आपका स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट में काम कर रही है। तो स्किल डेवलपमेंट इज अल्टीमेट थिंग, क्योंकि हमने देखा था लाइवलीहुड लॉस इज द अनदर प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इज ऑल्सो देयर, जैसे ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्सेज है। ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्सेज जो है स्पेशलाइज्ड एंटी नक्सल कॉम्बैट फोर्सेज है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रे हाउंड्स यूनिट इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में क्या है, ग्रे हाउंड्स बना था, ये भी एक एंटी नक्सल कॉम्बैट फोर्सेज हैं। तो ये कॉम्बैट फोर्सेज इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्स कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। MCQ में आ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर है, ग्रे हाउंड्स AP और झारखंड में है, ठीक। इसके अलावा जो भस्त्रीय बटालियन है, ये न्यूली फॉर्म्ड बटालियन है ऑफ CRPF विद ट्राइबल यूथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइबल यूथ को एंगेज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें लोकल इंटेलिजेंस है उनके पास। लोकल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कहीं पर भी, किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका पंचायती राज हो, चाहे आपका ये ट्राइबल वाला हो, चाहे एंटी नक्सल कॉम्बैट ऑपरेशन हो, या फिर आपका जम्मू कश्मीर का इशू हो, या फिर आपका लेट से कोई भी डेवलपमेंटल स्कीम है, तो लोकल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट। इवन आपका जब हम बैंक को मर्ज कर रहे हैं, लोकल बैंक को खत्म कर रहे हैं और सिर्फ बड़े बैंकों को रख रहे हैं, तो वहां पे भी एक पॉइंट है कि लोकल इंटेलिजेंस खत्म हो रही है। तो लोकल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ट्राइबल यूथ को एंगेज करना इज इंपॉर्टेंट। एंड 4 हाईली नक्सल जो इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ पे आपका भस्त्रीय बटालियन बनाया गया और विद एडिक्वेट फीमेल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल और द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। इसके अलावा सेपरेट वर्टिकल बनाया गया इन द NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो 26/11 आतंकवादी हमला जो हुआ था मुंबई में, उसके बाद बनाई गई थी NIA 2008 में। तो उसके अंदर एक स्पेशल वर्टिकल बनाया गया है, तो क्रिएटेड फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप है टू चेक द फंडिंग ऑफ नक्सलाइट, जो नक्सलाइट है उनकी फंडिंग को चेक करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप भी है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिवली इंगेजिंग यूथ थ्रू एजुकेशन, मैंने अभी बताया था, लाइवलीहुड कॉलेजेस वगैरह यहाँ पे सेटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट लाइवलीहुड सेंटर बना रही है, लाइवलीहुड कॉलेजेस बना रही है सारे डिस्ट्रिक्ट में, एजुकेशनल हब बना रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एंड लाइवलीहुड सेंटर इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब चीज़ें दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसकी सक्सेस, वो उस मॉडल को यूज़ किया जा रहा है। तो यू कैन यूज़ दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो एजुकेशनल हब और लाइवलीहुड सेंटर का जो सक्सेस देखने को मिला, उसकी तर्ज पर हम पूरे में एजुकेशन में लाइवलीहुड कॉलेजेस वगैरह सरकार बना रही है। इसके अलावा अदर मेजर्स, मोर बैंक ब्रांचेस वगैरह खोली जा रही हैं, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, बस्तर ब्रॉडकास्ट रीजनल प्रोग्राम में टू इंक्रीज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ऑप्शन, ठीक है, ताकि एंटरटेनमेंट भी होता रहे। प्रिवेलिंग इश्यूज इन हैंडलिंग LWE, तो सबसे पहले है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, वही सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी हुई थी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल डेफिसिट एंड डेफिशिएंसीज हैं। तो ये सारी चीज़ें कि CRPF इग्नोरिंग द डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस विद इन द फोर्सेज, senior position in CRPF ignoring this thing, such as putting IPS on deputation into almost every senior position। इससे क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस जो फोर्स का है उस पर अफेक्ट पड़ता है,
तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेसिफिक फोर्स है, असम राइफल है या कोई भी है, तो जब उसमें आईपीएस को डेप्यूटेशन पे उसका वो बना दिया जाता है तो दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए जो उसी चीज़ में डील किया हो, ठीक है, समझ रहे हो। आईपीएस मान लो कि कहीं नॉर्मल किसी डिस्ट्रिक्ट में थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, डेप्यूटेशन पे ला के उनको बना दिया, बट दैट थिंग शुड नॉट बी देयर। स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है। स्लगिश कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत स्लो है। देयर आर अबाउट 10,000 वैकेंसीज हैं यहाँ पे डिफरेंट रैंक में, स्टेट पुलिस में 23 सैंक्शन पुलिस स्टेशन हैव येट टू बी सेटअप। तो हर चीज़ में यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, चाहे वो वैकेंसीज, चाहे पर्सनल की बात हो या फिर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। स्टेशन, पुलिस स्टेशन की भी कमी है, ठीक है, 23 सैंक्शन है लेकिन बने नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आर वेल ट्रेंड इन द गोरिल्ला वारफेयर, तो फास्ट मूविंग स्मॉल स्केल एक्शन में वो लोग मतलब अच्छे से ट्रेंड हैं, तो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। इसके अलावा इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर माइन डिटेक्शन, दिस इज द थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ड्रिंग ऑफ फंड्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन, ठीक है। इसके अलावा सक्सेस स्टोरी जो है ग्रे हाउंड्स एक सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अगर मैप अभी देखोगे, ध्यान दोगे फिर से, तो रेड कलर जो है वो आंध्र प्रदेश की साइड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखो रेड कलर नहीं है, ठीक। सो पूरा आंध्र प्रदेश ने चीज़ों को हैंडल किया है और अच्छे से किया है। तो ग्रे हाउंड इज़ वन ऑफ द केस स्टडी जो यू कैन कोट। 1989 में आंध्र प्रदेश ने ग्रे हाउंड्स बनाया था, एक एलीट फोर्स बनाई थी, जंगल वॉरफेयर में जो ट्रेंड थी और काउंटर माउस स्ट्रेटजी में ट्रेंड थी, और यहाँ पे सरेंडर रिहेबिलिटेशन सब कुछ हुआ है और बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वे फॉरवर्ड जो चीज़ हमने अभी तक देखी थी उन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन देख लो कि बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रे हाउंड्स है आंध्र प्रदेश की, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एलिमिनेटिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कॉज क्या है कि एजुकेशन नहीं है उनके पास, गवर्नेंस की इश्यूज हैं, उनको राइट्स नहीं है, उनको पॉलिटिकल एक्सेस नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा। उन रूट कॉज को सॉल्यूशन उनको करने की ज़रूरत है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है तो चीज़ें नहीं होंगी। कोलैबोरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कोऑपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉरेस्ट राइट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो हमने देखा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो वहाँ इंटरेस्टेड नहीं रहती और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी यूज़ करो, चोक करो फंडिंग, जो फंडिंग उनको मिल रही कहाँ से मिल रही है उनको सबको रोका जाए, ख़त्म किया जाए, स्टॉप किया जाए, ठीक है, एक्शन लिया जाए उस चीज़ पे। और चैनल ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग, जो भी चैनल बन सकते हैं उनको बनाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो 1885 में कांग्रेस भी बनाई गई थी, उसकी एक थियरी ये भी है कि वो एक मतलब इसलिए बनाई गई थी, एक मतलब सेफ्टी वाल्व थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि बनाई गई थी, ताकि उनको एक पॉलिटिकल एक वो मिल जाए, क्या बोलते हैं, ऑप्शन, कि जहाँ से वो अपने ओपिनियन, अपने डायलॉग रख सकते हैं, उनकी जो अंदर की भड़ास है वो बाहर निकल जाए, ताकि फिर वो आराम से चीज़ों को देख सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई किसी चीज़ को सप्रेस करोगे तो वो उतना ही ज़्यादा उछाल मारेगी, ठीक है, जैसे कंप्रेस करोगे जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा बाउंस बैक करेगा। तो दैट थिंग इज़ देयर। इसी वजह से कांग्रेस बनाई गई थी शुरुआत में। एक थियरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसी वजह से बनाई गई थी, इसमें दोनों थ्योरी हैं, एक थ्योरी ये भी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है कि अगर पॉलिटिकल डायलॉग जो है, ओपन द चैनल फॉर पॉलिटिकल डायलॉग, तो उससे क्या होगा, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनके व्यूज़ हैं वो हमें पता चलेंगे, सो दैट थिंग कैन बी पॉजिटिवली यूज्ड, ठीक। सो दिस इज देयर। और इसी के साथ हमारा सिक्योरिटी भी खत्म हो गया, एनवायरनमेंट भी खत्म हो गया, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और IR, ये 4 टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। एंड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कवर द एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है, मतलब टुडे ऑनवर्ड्स मतलब अगला जो वीडियो आएगा वहाँ पे हम एनवायरनमेंट का टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग। तो अभी तक हम लगभग यहाँ पे 40 पेज के आसपास ख़त्म कर चुके हैं। एनवायरनमेंट के बाद इसमें बचेगा आपका सोशल इश्यूज़ और साइंस एंड टेक और बाकी छोटे छोटे टॉपिक लाइक आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स वगैरह। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ और ऐसे ही करते रहेंगे। आप बस इसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है आप कमेंट करिए, बताइए क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या फीडबैक है, कैसा लग रहा है, और दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच।